फर्स्ट ईयर में, वो आपने दो टाइप्स डिस्कस किए थे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर एक थर्ड टाइप दी है बैंड स्पेक्ट्रम। इन तीनों में फर्क, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम कि जिसमें कलर्स आपस में मर्ज होते हों, उनके दरमियान बाउंड्री लाइन आप बता नहीं सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सॉलिड्स को हम हीट करते हैं तो उनसे जो लाइट निकलती है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। सनलाइट का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम में अगर आप बताना चाहें स्पेक्ट्रम में कलर्स कैसे होंगे, देखिए इस तरह से कलर्स आपस में मर्ज होते हैं। Like it is red color, it will be merging with this color, and this will be merging with this color, and this shall be merging with the next color. So when colors merge, then spectrum is continuous spectrum. So spectrum of solids and spectrum of sunlight, it is continuous spectrum. So जो rainbow बनता है, that is continuous spectrum. What is line spectrum and what is band spectrum? एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें हर कलर आपको अलग अलग लाइन के तौर पर दिखाई दे, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। कि it is one color, it is another color, there is another color, and there is another color. एटम्स का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे। कौन से दो टाइप्स थे? लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वो होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होता है, दैट इज थर्ड इज बैंड स्पेक्ट्रम। दिस वन इज न्यू फॉर अस, केमिस्ट्री में इसका कोई तस्करा नहीं था। सो बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें हर कलर आपको अलग बैंड के तौर पर दिखाई देगा। लाइक ये होगा, देखिए एक बैंड, एक कलर का बैंड, इसके बाद नेक्स्ट कलर का बैंड, इसके बाद ये एक और बैंड है डिफरेंट कलर का, एंड देन दिस वन। आप हर कलर को अगले से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कलर्स आपस में मर्ज नहीं हो रहे हैं बैंड के फॉर्म में। सो बैंड स्पेक्ट्रम इज फाउंड बाय द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। जहां पर कलर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जहां पर स्पेक्ट्रम में लाइंस अलग अलग, आपको कलर्स अलग अलग लाइंस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, एंड दिस वन इज बैंड स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है सबसे अहम, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज दो तरह से प्रोड्यूस होते हैं, इसके मेजर दो ही टाइप्स हैं। एक टाइप ये है, इट इज K शेल, L शेल, M शेल। हमने डिस्कस किया था कि 1895 में रोएंटगन ने डिस्कवर की एक्सरेज, डिस्कवर्ड एक्सरेज, जिनकी प्रॉपर्टीज स्टडी किए थे मोजले ने। रोएंटगन ने किस एक्सपेरिमेंट में इन्हें डिस्कवर किया? वही विलियम क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कि अगर आप किसी भी टारगेट एनोड को, इट इज एनोड, एनोड किसी मेटल पर मुश्तमिल होता है,
जब किसी एनोड को हम कैथोड रे से बम्बार्ड करें, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक एनोड, तो एनोड से कुछ ऐसी रेज निकलती है जिनकी नेचर अननोन है। इन अननोन रेज को नाम दिया गया एक्स रेज का। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री की है। सो व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक एनोड, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। मैंने बताया था कि हम इनके एटॉमिक लेवल पर प्रोडक्शन फिजिक्स सेकेंड में पढ़ेंगे। अब देख ले एनोड के एटम्स से ये एक्सरेज कैसे निकलते हैं। हम किसी एक सिंगल एनोड एटम को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें पहले हम शेल्स मेंशन कर लेते हैं। इट इज के शेल, इट इज एल शेल, इट इज एम शेल। के शेल का कोई इलेक्ट्रॉन शो कर लेते हैं, के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये एम शेल के इलेक्ट्रॉन है। जब कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब कैथोड रेज आकर इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करेंगे, इन एटम्स को स्ट्राइक करेंगे, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन कैथोड रे का है, ये आकर इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है जो कि के शेल में मौजूद है। ये के शेल में भी इलेक्ट्रॉन है। एंड इलेक्ट्रॉन नॉक्स आउट इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉक आउट होगा, इसके बिहाइंड क्या रह जाएगा? इसके बिहाइंड रह जाएगा एक वैकेंट स्पेस। इसके बिहाइंड एक वैकेंट स्पेस रह जाएगा, स्पेस। अब इस स्पेस को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन या एल शेल से आ सकता है या एम शेल से आ सकता है। अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन आ जाए, इस स्पेस को वैकेंट स्पेस को फिल करें, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल से लोअर शेल में आते हैं, तब फोटोन रिलीज होगा, एक फोटोन रिलीज होगा, एंड इट इज एक्सरे फोटोन। इस फोटोन को हम नाम देते हैं के अल्फा फोटोन या के अल्फा एक्सरे। इसकी एनर्जी कितनी होगी? इसकी एनर्जी डिपेंड करती है एल और के के दरमियान एनर्जी डिफरेंस पर। तो देखिए कैथोड रे ने आकर एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया के शेल में, इस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट किया और उस इलेक्ट्रॉन की जगह एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ जिसे फिल किया एल शेल के एक इलेक्ट्रॉन ने। जैसे एल शेल का इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे, एनर्जी रिलीज होगी फोटोन के फॉर्म में, एंड दैट अपीयर्स एज एक्सरे फोटोन। इसे हम के अल्फा रे कहते हैं। व्हाट इज के बीटा रे? अगर इस वैकेंट स्पेस को एम शेल का इलेक्ट्रॉन आकर फिल कर लें, देखिए बजाय एल के, अगर ये एम शेल का इलेक्ट्रॉन आकर इस वैकेंट स्पेस को फिल करे, अगेन फोटोन रिलीज होगा। उस फोटोन को हम नाम देंगे के बीटा फोटोन। किस शेल में इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है? के से, तो के ही नाम रखेंगे फोटोन का। अगर एल से आ जाए, यानी एक हायर लेवल से आ जाए तो अल्फा, दो हायर लेवल से आ जाए तो बीटा, तीन हायर लेवल से आ जाए तो गेमा। इस तरह से हम नाम रखते हैं। तो जो के शेल में एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ बम्बार्डमेंट बाय कैथोड रेज, उसे या एम शेल का इलेक्ट्रॉन आकर फिल करेगा या एम शेल का या एन शेल का। तो जो भी ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसके नीचे आते हुए फोटोन रिलीज होगा, एंड दैट फोटोन अपीयर्स एज एक्सरे। इन एक्सरे फोटोन्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इन्हें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। They depend upon the nature of anode, they depend upon the nature of atom, और इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। इनका स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब इनको हम कंपेयर करते हैं। ये थे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इनको हम कंपेयर करते हैं एक्सरे की अगली टाइप के साथ। अगली टाइप है ब्रेम स्ट्रॉलंग एक्सरेज, या उन्हें हम कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशंस, ब्रेकिंग रेडिएशंस और एक्सरेज। इनका मैकेनिज्म देख लें। सपोज ये वही एनोड का एटम है, टारगेट एटम।
आपने कैथोड रेज फोकस किए हैं एनोड पर, ये कैथोड रेज जो कि बहुत हाई एनर्जी रेज है, ये अगर आकर बजाय इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करने के, अगर ये आकर न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करें और न्यूक्लियस को स्ट्राइक करके ये स्लो हो जाए, so when electrons strike nucleus is a very heavy particle, so electrons are slowed down, उन्हें एक ब्रेक लगता है, जब ये स्लो डाउन होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी? When electrons are slowed down, their kinetic energy is changed into photons, and these photons appear as X-rays. इन X-rays को कहते हैं Bremsstrahlung X-rays या breaking radiation, और इन photons का जो spectrum होगा that would be continuous spectrum. So आपने क्या difference याद रखना है कि when cathode rays strike the inner shell electrons, they knock out electrons, and in response to the vacant space created, if electrons jump from higher shells and photons are released, then those photons of X-rays are known as characteristic X-rays, and their spectrum is a line spectrum. But if cathode rays, they interact with the nucleus instead of the inertial electrons, and they are slowed down by the nucleus, and they lose all their kinetic energy, which is converted into X-ray photons, then those photons are known as Bremsstrahlung X-rays or breaking X-rays or breaking radiations, और उनका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है. लेट मी सी, शायद ये Bremsstrahlung की वीडियो हमारे पास हो. इसे देखिए, दोबारा देख ले, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है. एक इलेक्ट्रॉन आकर न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इट इज स्लो डाउन, an X-ray photon is released. So it is Bremsstrahlung X-ray production. Electrons strikes the nucleus. It is slowed down, an X-ray photon is released. So it is Bremsstrahlung X-rays. और अगर electrons आकर, cathode rays आकर inner shell के electrons को strike करे, उन्हें knock out कर लें और energy release हो ऊपर वाले electron के नीचे आने पर, तो हम उसे कहते हैं characteristic X-rays. इसमें हम देखते हैं कि अगर इसका एक्सरे मशीन के कंपोनेंट्स अगर अहम थे, वो भी फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी टेक अ ब्रेक एंड देन आफ्टर दैट we'll start physics first year or chemistry first year.